जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम आपको ट्रेड विद उसामा एफवी पेज के ऊपर। एज यूजुअल एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, और उसमें आप लोगों को साथ चीज़ें भी अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझाएंगे भी। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि रिसेंटली क्या नाम यानी कि डीएचपीएल मर्ज हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ अमेलगेशन डीएलएल के साथ। साथ ही सियान के अंदर भी है, लेकिन अभी आज का इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डीएचपीएल की जो प्राइस है वो एमलगेशन तो हो रहा है, सी डीएलएल के अंदर मर्ज हो रहा है, लेकिन उसका क्या रीजन है बिहाइंड द थिंग। एज एन कंपनी इस टाइम क्या थॉट प्रोसेस कर रही हो, और आफ्टर स्वैप अनाउंसमेंट जब ये स्वैप हुआ तो उसके बाद डीएचपीएल की प्राइस इतनी फॉल क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या सिग्निफिकेंट रीजन है। तो इन पॉइंट्स को आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो अभी ये मैं आपके साथ एक क्या नाम यानी कि प्रेजेंटेशन शो करूंगा, सही है, उसमें वर्किंग्स हैं, दूसरी चीजें हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। देखें, ये डीएचपीएल का एक चार्ट है, सी डीएच पार्टनर्स लिमिटेड का एक चार्ट है। अच्छा, इस चार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ मैंने मार्किंग्स की हुई हैं कि 28 अक्टूबर 2025 को डीएचपीएल का रिजल्ट अनाउंस्ड हुआ था। अच्छा, अगर रिजल्ट सिर्फ देखा जाए तो ओवरऑल ये रिजल्ट है, सही है, ये ओवरऑल अच्छा एक रिजल्ट था। अर्निंग्स वगैरह एक अच्छी थी लास्ट, क्योंकि ये जो कंपनी का अगर बैकग्राउंड देखें तो तकरीबन एक साल पहले ही ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर के ऊपर आई। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो दाऊद का है, एंग्रो का है, सही है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं वो इसे मैनेज करते थे। तो अगर देखा जाए तो एज एन अच्छी अर्निंग्स थी कंपैरेटिवली, सही है, क्योंकि ये पहला साल था, सही है, पहला एक क्वार्टर था, सही है। इस तरीके से उन्होंने रिजल्ट शो किया, तो ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो अच्छा था। इस डेट के ऊपर एक रिजल्ट अनाउंस किया गया, ओवरऑल अच्छा था, लेकिन उस रिजल्ट के साथ साथ एक उन्होंने क्या नाम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी शेयर की, और वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी कि प्रपोज्ड एमलगेशन, कि आपकी क्या नाम यानी कि जो डीएचपीएल है, सी है, वो डीएलएल के अंदर मर्ज हो रही है, सी है, और उसके पीछे जो एमलगेशन थी वो एक प्रोसेस था, सही है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एज एन इंफॉर्मेशन दी गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये व्यू है, ये अप्रूवल है, कि एक आइडिया है कि हम अमलगेशन करना चाह रहे हैं डीएचपीएल सियान को डीएलएल के अंदर। अच्छा, अगर उसके पीछे वर्किंग देखा जाए ना, तो क्यों एक ऐसा रीजन है कि वो मर्ज करना चाह रहे हैं, तो ये डीएचपीएल सियान को डीएलएल के अंदर क्यों मर्ज करना चाह रहे हैं, तो ये आपके सामने एक अ, यानी कि डीपीएस की एक ये सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस का, सही है, जिसके अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का है, सही है। तो वो सारी कंपनीज का ये ओवरऑल आ रहा है, जिसके अंदर आपको वन बाय वन शो हो रहे हैं। तो अगर हम देखें तो सियान लिमिटेड, डीएच पार्टनर्स लिमिटेड, ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस ही है, यानी कि वो भी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। और जो डीएलएल है उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी यही है कि आप क्या नाम यानी कि बिजनेसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। अब अगर ये चीज देखी जाए, एक सिर्फ ये चीज देखी जाए कि इसके अंदर ये मेंशन इन्होंने करा हुआ है कि सियान लिमिटेड डीएचपीएल जो है उनका नेचर ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अब दो कंपनीज जिनके जो मेन सीईओज हैं, सही है, वो भी सेम है, सही है, जो इनके पीछे बिहाइंड द एक कंपनी है एंग्रो, वो भी सेम है। तो दो कंपनीज क्यों बनाई गई, सही है, पहला तो रीजन ये, अच्छा, वो बाइफरकेशन के लिए थी क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल जो इसके पास इन्वेस्टमेंट रेज हो रही थी सियान के पास, वो एक दूसरे मॉडल से आ रही थी, यानी कि वो इलेक्ट्रिक डिवीजन से उनके पैसे मिलते थे, उसको वो इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं क्या नाम डिप्लॉय करते थे। डीएचपीएल के कहीं और से फर्टिलाइजर सेक्टर से क्या नाम कैश फ्लोज आते थे, तो उसे वो इन्वेस्ट करते थे। अच्छा, अब जब एक ही सेक्टर के अंदर दो कंपनीज हैं तो ये एक तरीके से आप अगर देखें तो इससे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि दोनों जब कंपनीज हैं उनके दोनों कॉरपोरेट ऑफिस अलग अलग हैं, और सारी कॉस्ट वगैरह एक तरीके से डबल अप हो रही है। तो इस जो मेजर जो क्या नाम यानी कि मर्जर का अमेलगेशन का जो रीजन था वो ये था कि जब दोनों कंपनीज का क्या नाम नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, डीएचपीएल का सियान का, तो क्यों ना वो एक मेजर कंपनी जो कि डीएलएल है उसके अंदर अमलगेशन क्यों ना कर दी जाए। उससे फायदा ये होगा कि जो गवर्नेंस एफिशिएंसी है वो सबसे पहले हो जाएगी, और फिर दूसरी बेसिक ये है कि इस रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से, प्रपोज्ड एमलगेशन की वजह से, आपकी जो ये यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि क्या नाम ऑपरेशनल अलहदा सेक्टर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एक अलहदा हो जाएगा, और इससे जो प्रॉफिट्स जो अभी के अभी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो एट्रीब्यूट होंगे आपके प्रॉफिट्स के अंदर ही, सही है। तो ये एमलगेशन का एक रीजन था मेजर।
अच्छा, अब अगर इस देखा जाए तो ये इस डेट्स को क्या नाम यानी कि अमलगेशन अनाउंस्ड हुई, सही है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी क्या नाम प्राइस ने रैली की, तकरीबन 63% विद इन नो टाइम। यानी कि 28 अक्टूबर को क्या नाम ये रिजल्ट अनाउंस हुआ, विद इन 1 to 2 डेज क्या नाम डीएचपीएल ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आ गया, और जिसके अंदर इसने अप्रॉक्स 67 रुपीज तक क्या नाम यानी कि परफॉर्म किया, यानी कि 63% परफॉर्म करा। अच्छा, उसका रीजन ये था कि जो मार्केट एंटिसिपेट कर रही थी, वो मार्केट एक अच्छा जब ये अमलगेशन हुआ तो मार्केट एक अच्छा स्वैप रेशो। अच्छा, प्रोसेस ये होता है अमलगेशन का कि जब भी आप अमलगेशन करेंगे, कोई भी आप स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वैप रेशो होगा, सही है, क्योंकि एक माइनर कंपनी मेजर कंपनी में शिफ्ट हो रही है रिसेंटली, क्या नाम यानी कि एफएफबीएल और एफएफसी का मर्जर हो चुका है, सही है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम फौजी फर्टिलाइजर का एंग्रो का भी रिसेंटली मर्जर हो चुका है, सही है। तो इस तरीके से मर्जर्स होती हैं कंपनीज के, स्वैप रेशोज दिए जाते हैं और उस स्वैप रेशो के तहत हो जाता है। तो जो ये डीएचपीएल के जो क्लाइंट्स है वो एंटिसिपेट ये कर रहे थे कि एक अच्छा स्वैप रेशो आएगा, जिसकी वजह से क्या नाम इसकी जो ये प्राइस है वो रैली करेगी। तो रिसेंटली मार्केट र्यूमर्स के ऊपर ये 63% आपकी क्या नाम परफॉर्म किया, एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर मार्केट गई, सही है। लेकिन यहाँ पर सॉर्ट ऑफ टॉप मार्केट ने एक डिटरमाइन करा। अच्छा, उसके बाद एक और क्या नाम यानी कि अगर देखा जाए तो एक और 15 दिसंबर को क्या नाम, जब ये 15 दिसंबर को मार्केट क्लोजिंग के टाइम के ऊपर आपका एक और नोटिस आया, और उस नोटिस के अंदर ये चीज मेंशन थी कि जो हम अमलगेशन कर रहे हैं, सही है, यानी कि अमलगेशन हो रहा है और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि डीएचपीएल के जिसके पास 100 शेयर्स होंगे उसको 4.7724 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। इसी तरीके से सियान के जिसके पास 100 शेयर्स होंगे उसके पास 7.29 डीएलएल के शेयर्स मिलेंगे। ये जो न्यूज थी, ये न्यूज एक तरीके से क्या नाम यानी कि मार्केट के अंदर आई, सो ये नेक्स्ट डे से अगर देखा जाए, नेक्स्ट डे से बिल्कुल देखा जाए 16 दिसंबर से, तो ये कंसेकेटिवली कैप 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 लोअर कैप्स ये लगाता हुआ नीचे आया। क्या रीजन था कि एक 60 रुपीज वाला शेयर आज ट्रेड हो रहा है 40 रुपीज पे? और क्या, जो मेन क्वेश्चन है, क्या ये यहाँ पर स्टॉप करेगा या नहीं करेगा? क्या एक ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से ये 60 रुपीज से 40 रुपीज से आ गया? अच्छा, अब ये जो स्वैप रेशो दिया गया है, सही है, इसको मैं डिटेल्ड के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो स्वैप रेशो दिया गया है, ये इसकी कैलकुलेशन क्या है बिहाइंड, किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है तो इन चीज़ों का मुझे ओवरव्यू है कि किस तरीके से ये कैलकुलेट करे जाती हैं, सही है, ये स्वैप रेशोज, उसके बिहाइंड द थिंग क्या वर्किंग होती है, और उसके बाद की चीज़ें क्या है। तो वीडियो में आपके सामने एक प्रेजेंट भी करूंगा कि ये मेन रीजन क्या था, मार्केट क्या देख रही थी 60 रुपीज से 40 रुपीज तक, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सप्लाई थी। और अगर साथ ही आपको उसी दिन डीएलएल का शेयर दिखा दिया जाए, तो डीएलएल 16 दिसंबर से, ये आपका 16 दिसंबर से है, तो ये 16 दिसंबर के अंदर 648 पे ओपन हुआ और 800 रुपीज तक इसने रैली की। इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, सी है, इस दोनों के पीछे वो है ना, सेम ग्रुप है। डीएचपीएल मर्ज हो रहा है डीएलएल के अंदर, लेकिन क्या ड्राइविंग फोर्स है कि डीएचपीएल कंसेक्यूटिव एसेट्स लगा रहा है, क्या मार्केट फ्यूचर फोरकास्ट कर रही है डीएचपीएल के बारे में, और डीएलएल क्या नाम यानी कि अपसाइड के ऊपर जा रहा है। तो ये चीज समझने के लिए मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक यही है कि जब भी स्वैप अनाउंसमेंट हुई, सही है, तो डीएचपीएल के जो शेयर्स थे, सही है, वो सिग्निफिकेंटली फॉल क्यों करा, सही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको साथ लेके चलते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो जब भी आप एज एन कंपनी, जब भी ये स्वैप रेशियोज डिटरमाइंड होते हैं, जब भी स्वैप रेशियोज डिटरमाइंड होते हैं, तो उसके पीछे जो बिहाइंड फोर्स होती है वो होती है वैल्यूशन। जब भी वैल्यूशन होगी, यानी कि फेयर वैल्यू एनालिसिस कहते हैं इसे, वैल्यूशन की कंपनी अपने एसेट्स की बेसिस के ऊपर क्या स्टैंड करती है, क्या इसकी फेयर वैल्यू। तो उसमें दो मेथड्स होते हैं, सही है, एक क्या नाम नेट एसेट वैल्यू मेथड होता है, सही है, और एक आपका क्या नाम बैलेंस शीट अप्रोच होती है, और एक स्वैप रेशियो जो आ जाता है उससे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ कि नेट एसेट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, जब ये 30 सितंबर 2025 का ये डेटा है आपके साथ, लास्ट क्वार्टर का, यानी कि जो रिसेंट क्वार्टर अनाउंस जब रिजल्ट हुआ था उसी का ही आपको पास ये डेटा आ रहा है। तो इसमें देखा जाए तो कंपनी ने अपना
टोटल इक्विटी 16.49 बिलियन मेंशन किया हुआ है, पेड अप कैपिटल 4.81, और जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है यानी कि जो मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट है वो 481.3 मिलियन शेयर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है, 16.49 बिलियन, ये नंबर्स आप याद रखिएगा। टोटल इक्विटी है, पेड अप कैपिटल 4.81 बिलियन। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कभी भी फेयर वैल्यू यानी कि जो निकाली जाती है कंपनी की, वो दो अप्रोचेस से निकाली जाती है, नेट एसेट वैल्यू और स्वैप रेशियो के बेसिस के ऊपर। तो अगर नेट एसेट वैल्यू के ऊपर डिटरमाइन हम करें तो ये थ्री कंपोनेंट जरूरी होते हैं कभी भी, जब भी आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं फेयर वैल्यू नेट एसेट वैल्यू के थ्रू। तो इक्विटी उसके अंदर डिटरमाइन करना जरूरी होता है। और अगर आपको मैंने ये स्क्रीनशॉट भी अटैच करा, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपके सामने इक्विटी मेंशन है 16.49 बिलियन, सही है। सेम पेडअप कैपिटल जो आपका है 4.81 बिलियन, ये भी मेंशन है इसके अंदर, सही है। तो ये चीज देखी जाती है। और शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो ये निकाले गए हैं, ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो होती है इसकी जो फेस वैल्यू है डीएचपीएल की, जो वो है 10 रुपीज, सही है, यानी कि 10 रुपए पर शेयर है इसकी फेस वैल्यू। तो अगर शेयर पर शेयर यानी कि ये क्या नाम 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, तो 4.81 बिलियन जो कि इसका पेड अप कैपिटल इन बिलियन है, इन पीकेआर है, उसे आप डिवाइडेड बाय करते हैं 10, तो ये आपको इजीली 481.3 मिलियन शेयर्स इसके आउटस्टैंडिंग शो हो जाएंगे, सही है। इस अमाउंट को आपको डिवाइडेड बाय 10 सिंपली कर देना। अच्छा, अब ये आपने फिगर्स निकाल ली, और अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर देखते हैं कि एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। आप क्या, इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल इक्विटी को डिवाइडेड बाय आप टोटल शेयर्स करते हैं। यानी कि अगर 16.49 बिलियन की इस टाइम मार्केट के अंदर डीएचपीएल की टोटल इक्विटी है, इक्विटी का मतलब क्या है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी कि अगर कंपनी को आज लिक्विडेट कर दिया जाए, इसके एसेट्स में से लाइबिलिटीज सारी पे ऑफ कर दी जाए, एसेट्स ये कितनी है, तो वो है 16.49 बिलियन रुपीस, और 481 मिलियन इसके इस टाइम शेयर्स हैं। तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 34 रुपीज पर शेयर आ रही है। यानी कि जो कंपनी अपने लास्ट क्वार्टर की बेसिस के ऊपर जो वैल्यू रखती है वो 34 रुपीज पर शेयर वैल्यू रखती है, यानी कि ये कंपनी अपनी स्टैंडिंग के ऊपर थी। अब अगर देखा जाए तो जिस टाइम के ऊपर डीएचपीएल का क्या नाम यानी कि ये मर्जर अनाउंस्ड हुआ, एमलगेशन अनाउंस्ड हुआ, स्वैप रेशियो अनाउंस्ड हुआ, उस टाइम के ऊपर मार्केट 60 रुपीज के ऊपर ट्रेड हो रही थी। 60 रुपीज के ऊपर ट्रेड हो रही थी, फेयर वैल्यू आपकी 34.34 पर शेयर है, ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हैं। 34 पर शेयर है, तो कैसे पॉसिबल है एक 60 रुपीज वाली चीज इतने प्रीमियम के ऊपर है, ठीक है। बेस्ड ऑन मार्केट रूमर्स के एक अच्छा स्वैप रेशियो डिटरमाइन होगा। अच्छा, अब इसके आगे की कैलकुलेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर इसकी फेस वैल्यू 34 रुपीज है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर शेयर 34 रुपीज के ऊपर ही ट्रेड हो, सही है। डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट जो होती है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, ठीक है। ये तो मार्केट की एक 34 रुपीज पर शेयर इसकी फेस वैल्यू। अच्छा, जब अब स्वैप रेशो कैलकुलेट किया गया, तो स्वैप रेशो जो क्या नाम अनाउंस्ड किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, वो अनाउंस्ड किया गया है आपका 100 शेयर्स अगर किसी के पास डीएचपीएल के हैं तो उसे 4.7724 शेयर्स मिलेंगे डीएलएल का। ये स्वैप रेशियो की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि 34 रुपीज जो आया है, सी उसको उन्होंने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करे, तो ये स्वैप रेशियो आपका आ गया कि 100 शेयर्स अगर किसी के पास हैं तो 4.7724 शेयर्स आपको डीएलएल के मिलेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के पास एक डीएचपीएल का शेयर है तो वो वैल्यू करता है 0.047724 शेयर्स ऑफ डीएलएल। यानी कि अगर मैं आम जबान में समझाऊं, तो अगर किसी के पास 100 शेयर्स डीएचपीएल के हैं तो उसके पास 4.5 शेयर्स डीएलएल के आएंगे। और एक डीएचपीएल का शेयर जो वैल्यू करता है वो 0.04, यानी कि 0.04, तो उसे क्या नाम राउंड ऑफ कर दें तो 0.05 शेयर्स ऑफ डीएलएल है। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर डीएलएल की प्राइस 698 भी ट्रेड हो रही है, 698 अभी ट्रेड नहीं हो रही है, तो ये 690 ट्रेड हो रही है, अगर डीएलएल की प्राइस 698 भी अगर ट्रेड हो जाए, और अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो डीएचपीएल की जो प्राइस जो डिपेंड होगी वो 33.334 रुपीज, ये एक फेयर वैल्यू डीएचपीएल की प्राइस है। अच्छा, अब बताने का क्या मकसद है, यानी कि अगर हम इस चीज से समझें तो अभी भी जो डीएचपीएल की जो प्राइस है 60 रुपीज से वो फॉल करते करते 40 रुपीज पे आ गई। ये 40 रुपीज भी इसका क्या नाम बॉटम एरिया या नेक आउट एरिया नहीं है।
उसका रीजन है क्योंकि ये जो स्वैप रेशो दिया गया है ना, 100 शेयर्स ऑफ डीएचपीएल इक्वल टू 4.7724, ये जब तक बराबर नहीं होगा कि जब तक ये 34 रुपीज पे ना आ जाए, क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा है। ये जैसे ही पुल बैक अपसाइड के ऊपर आएगा, तो डीएलएल की प्राइस को कवर करने के लिए इसमें सप्लाई आ जाएगी, और जैसे ही सप्लाई आएगी तो इसकी शेयर्स की वैल्यू नीचे आने लग जाएगी। और डीएलएल की प्राइस के अंदर अभी भी अपसाइड मोमेंटम है कि वो एटलीस्ट 698 के ऊपर चलेगा, यानी कि 698 के ऊपर डीएलएल बराबर हो जाएगा डीएचपीएल के, लेकिन डीएचपीएल उस टाइम पे 34 रुपए अपनी वैल्यू रख रहा होगा। समझ रहे हैं आप मेरा पॉइंट? तो ये एक पॉइंट है अगर देखा जाए। तो इस टाइम के ऊपर जो नेट एसेट वैल्यू है, सो ये नेट एसेट वैल्यू 34 रुपीज है, स्वैप बेस्ड वैल्यू भी आपकी 34 रुपीज आ रही है, और मार्केट प्राइस इस टाइम पहले 60 थी, अभी 40 रुपीज के ऊपर है। तो अगर देखा जाए तो अभी भी मार्केट प्रीमियम के ऊपर ट्रेड हो रही है, अभी भी मार्केट प्रीमियम के ऊपर ट्रेड हो रही है। और ये चीज इन्वेस्टर बेस को समझ नहीं आ रही है, वो बिहाइंड द थिंग चीज नहीं देख रहे कि जब ये स्वैप रेशो डिटरमाइन हुआ है तो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर रहेगा जब तक ये अपनी फेस वैल्यू तक ना चले जाए। अच्छा, अब इसकी एक ये रिस्क डिस्क्लोजर ये है, सही है, अगर देखा जाए तो ये अभी जो स्वैप रेशियो दिया गया है 4.7724, ये अभी क्या नाम, यानी कि आपका क्या नाम, यानी कि ये जो अभी है, ये हैनोरेबल इस्लामाबाद कोर्ट हाई कोर्ट से ये अभी पास होगा, सो ये रेगुलेटरी अप्रूवल अभी इसके अंदर नीडेड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनी ने ये स्वैप रेशो दिया है, अनटिल और अनलेस ये अगर क्या नाम, यानी कि चेंज ना हो, तो डीएचपीएल की जो फेयर वैल्यू आ रही है वो 34 रुपीज आ रही है। यानी कि अगर डीएचपीएल की कैप्स ओपन हो रहे हैं तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर जो है डीएचपीएल मर्ज हो जाएगा डीएलएल के अंदर। तो डीएलएल के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, सही है, बाय डिमांड आ रही है। और डीएचपीएल के अंदर आपका सेलिंग प्रेशर रहेगा कि जैसे ही ये अपर लोअर कैप्स इसके ओपन होंगे, सेलिंग आती रहेगी, सेलिंग आती रहेगी, शेयर्स होंगे, और ये जितना भी कैश आएगा सारा का सारा कैश फ्लो होगा, तो वो सारा का सारा आपका चले जाएगा डीएलएल के अंदर। तो ये इस तरीके से मैं आपको एक और कैलकुलेशन आपके सामने एक शेयर करता हूं कि सपोज करें कि आपने आज डीएचपीएल के 1,000 शेयर्स लिए, रैंडम फिगर 40 रुपीज के ऊपर प्राइस चली है, तो आपने 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने की, 40,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की, और इसे आपने कुछ भी नहीं किया, आपने ये कहा कि यार मैंने डीएचपीएल के में 40,000 रुपए इन्वेस्ट करे, और मुझे पता है कि जब भी ये क्या नाम रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो जाती हैं, तो अगर मैंने 1,000 शेयर्स लिए हैं, सही है, तो यानी कि 100 शेयर्स अगर मैं ले रहा हूँ तो 4.77 मुझे मिलना है, अज्यूम कर लेते हैं 5 शेयर्स। और अगर मैं 100 शेयर्स पे 5 शेयर हैं, तो 1,000 शेयर्स पे फिर कितने हुए, 50 शेयर्स। तो अगर 50 शेयर में ले रहा हूँ और 698 के ऊपर भी मुझे डीएलएल, यानी कि अगर मिल रहा है उस टाइम के ऊपर डीएलएल मुझे वो हो जाता है, तो मुझे जब भी 35,000 रुपए की वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा डीएलएल, ठीक, यानी कि 698 रुपीज के ऊपर भी वो जो 50 शेयर्स हैं वो 35,000 होगा। यानी कि आपने इन्वेस्ट करे 40,000, आज 698 के ऊपर डीएलएल, अगर वो शेयर्स आपको मिलते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, तो 35,000 की वो वैल्यू रहते हैं, यानी कि 5,000 का आपको इन्वेस्टमेंट इन लॉस हो गया। तो अगर उसको जरूरी उसके लिए ये है कि डीएचपीएल को 35, 36, 34 की रेंज के अंदर आना पड़ेगा, ताकि ये वैल्यू जो दोनों बराबर हों, मोस्ट प्रोबेबल, सही है। और जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी, सही है, डीएचपीएल 35 रुपीज पे ट्रेड हो, डीएलएल 698, 700 पे ट्रेड हो, क्योंकि डीएलएल की जो प्राइस डिटरमाइन होगी वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होगी। डीएचपीएल की इस टाइम क्या नाम वैल्यूशन बेस्ड प्राइस डिटरमाइन हो रही है। अगर आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यूशन बेस 34, 36 की रेंज के अंदर आ रहा है। तो अब आपके पास करना क्या चाहिए, करना सिंपल सी ये चीज चाहिए कि अगर जिनके पास भी डीएचपीएल के शेयर्स हैं, तो वो एग्जिट परफॉर्म करें, सही है, एग्जिट परफॉर्म करके डीएलएल के अंदर शिफ्ट हो, सही है। डीएलएल के अंदर पोटेंशियल है कि वो परफॉर्म कर जाए। उसके दो रीजन है कि कभी भी जब भी मर्जर्स होते हैं, तो मर्जर्स के बाद एफएफसी एफएफबीएल का मर्जर्स हुआ, ईफट और क्या नाम दाऊद का क्या नाम मर्जर हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबल आफ्टर मर्जर चीजें परफॉर्म करने लग जाती हैं। तो आपको एक ये थॉट प्रोसेस रखना है कि इस टाइम जो ये सेलिंग प्रेशर जो चल रहा है वो वैल्यूशन बेस्ड चल रहा है, और मैथमेटिकली लग रहा है, फाइनेंशियली लग रहा है कि ये अपनी वैल्यूशन जो इसकी डिटरमाइन हुई है 34, 36, ये वहां तक जाएगा।
पॉइंट समझे ना? तो मैंने ये आपके सामने एक वर्किंग शेयर की है, तो ये सारे पॉइंट्स बिफोर एंटरिंग इन स्टॉक्स, क्या नाम, हम यानी कि चीजें देख रहे होते हैं कि अगर हम इस स्टॉक के अंदर एंटर होते हैं तो क्या वैल्यूशन है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कॉन्सेप्चुअली अच्छी लगी हो, तो ये जिस हिसाब से मैंने कोशिश की है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की, तो काइंडली आप इस वीडियो को अपने सर्किल के अंदर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मेरे साथ आस्क करिएगा। और जो भी हमारी आप इन्वेस्टमेंट सर्विसेज यानी कि लेना चाहते हैं, इस टाइम के ऊपर हम 3 सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे हैं, सही है, जिसके अंदर हम आपको एक मंथली बेसिस के ऊपर क्या नाम पीएसएक्स के और दूसरी मार्केट्स के सिग्नल्स वगैरह ऑफर कर रहे होते हैं, सही है। तो वो आप टीम को रीच आउट करें इस पेज के ऊपर, एफबी ट्रेड, ट्रेड विद उसामा के ऊपर, सही है। और सेकंड बात ये है कि हम प्रॉफिट स्प्लिट रेशियो के ऊपर भी आ गए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, सही है, पोर्टफोलियो आपका होगा, हम मैनेज करके देंगे, हम उसके ऊपर आपकी ट्रेड्स को मैनेज करेंगे, और जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 30 to 35% क्या नाम हमारी हम एज एन क्या नाम यानी कि फीस लेंगे, एज एन कंसल्टेंसी फीस लेंगे, एज एन एडवाइजरी सर्विसेज की तौर के ऊपर फीस लेंगे। तो आप ये भी ले सकते हैं। आप ये पेज गो थ्रू पूरा प्रॉपर करें, सही है, कि इसके अंदर हर क्या नाम चीजें जो हैं बिल्कुल डिस्क्लोज्ड हैं। अच्छा, इस क्या नाम यानी कि पीएसएक्स के अंदर स्पेशली होता ये है कि लोग बाग अपने ये क्लाइंट्स के अपने क्या नाम जो ये पोर्टफोलियोज होते हैं, सही है, जो कि शो हो रहे होते हैं, वो शो नहीं करते, सही है, सिर्फ और सिर्फ बताते हैं कि हमने यहाँ पे बाय बता। मेरा थोड़ा सा स्टाइल ऑफ वर्क एक सेपरेट है कि मैं सारी चीजें शेयर आप लोगों के साथ कर रहा होता हूँ। अगर आप ये सी ऑल फोटोज के ऊपर देखें तो ये तमाम क्या नाम यानी कि जितनी भी क्या नाम रियल अकाउंट्स के क्या नाम यानी कि पोर्टफोलियोज हैं, देखे, ये जैसे एमएमके की, मुनीर खनानी का एक ही है, एक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है जो कि क्लाइंट का है, सही है। इसी तरीके से मल्टीपल हैं, ताकि आपके पास एक अथेंटिकेशन रहे कि ये जो क्या नाम यानी कि पेज है ये प्रॉपर डेटा, प्रॉपर क्या नाम कंपाइलेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, सही है। तो काइंडली इस वीडियो को आप अपने सर्किल के अंदर शेयर कीजिएगा अगर आपको कोई लर्निंग वगैरह हुई हो। तो इसी तरीके से हमारा एक क्या नाम यानी कि कॉन्सेप्ट है कि हम इसी वीडियोस इन फ्यूचर भी लाएंगे, और भी जो आपका कोई फीडबैक हो तो वो काइंडली शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।